एक चंपा नाम की महिला अपना कपड़ा पैक कर रही होती है। वहीं पर उसका पति संतोष रो रहा होता है और अपने पत्नी का पैर पकड़ के ये बोलता है कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ और मेरे को टीबी का बीमारी है, मेरा कौन ख्याल रखेगा। लेकिन चंपा बोलती है तुम भाड़ में जाओ, तुम्हारे साथ में कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगी, और मैं तो नहीं रहूंगी, मेरे बच्चे और बच्चियां भी नहीं रहेगी, वो भी तुमको छोड़ के जाएंगी। वो अपने बीवी का पैर पकड़ के रोते रहता है, बोलते कम से कम मेरे बच्चों को तो यहाँ पे रहने दो, मैं किसके सहारे पे रहूंगा। लेकिन उसकी बीवी एक नहीं सुनती है और बाहर जाके कार में बैठ जाती है और जाने लगती है। संतोष बेचारा रोते हुए गेट से देखते रहता है, शायद उसका बीवी कुछ सामान छूट गया हो या किसी के लिए एक बार रुक जाए जिसके लिए संतोष फिर अपने बीवी को दोबारा मना सके। लेकिन उसकी बीवी नहीं रुकती है और उसका कार चला जाता है। तो चलिए कहानी को पूरा इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारी वीडियो देखते हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, ताकि इससे भी हमको हौसला मिलता रहता है। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की कहानी बहुत दर्द भरी है। कैसे एक पति जब थोड़ा सा प्रॉब्लम में आता है, उसके ज़िंदगी में थोड़ा सा परेशानियां आता है, तो उसकी पत्नी उसको नहीं समझती है और उसको छोड़ के मायके चली जाती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी छत्तीसगढ़ की है, जहाँ पे एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता था और उस परिवार में कुल 6 सदस्य रहा करते थे। उसमें से एक जो बड़ा लड़का था उसका शादी हो चुका था। उस बड़े लड़के का नाम संतोष था और उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम नीरज था, और उसकी 2 बहनें थी और उसके माता पिता एक साथ में रहते थे। छोटे से गांव से 10 किलोमीटर दूर सिटी में वो लोग एक दुकान हलवाई का चलाते थे और बहुत अच्छी से उन लोग का ज़िंदगी चलता था। और उनके घर के जो मुखिया थे, उनके पिता थे, वही वो शॉप को चलाते थे, दुकान को चलाते थे और उसी से सबका खर्चा चलता था। संतोष जो था वो बाहर में घूम घूम कर कुछ काम करता था। छोटा उसका भाई नीरज और उसके जो पापा, उसके जो मतलब पिता रहते हैं, यही लोग दुकान को चलाते थे। अचानक उसके पिता को एक दिन हार्ट अटैक आता है, जिससे वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। अब दुकान पे उसका छोटा भाई दुकान चला रहा होता है और वो उस टाइम पढ़ाई भी कर रहा होता है। फिर बाद में संतोष भी जो साइड में घूम घूम के काम करता था, संतोष को भी अब उधर काम काज अच्छा नहीं चल रहा होता है, तो संतोष भी आके वो दुकान में चलाने लगता है। सब चीज़ अच्छा रहता है। कभी संतोष घर पे आता है एक दिन के लिए, फिर एक दिन बाद जब दुकान पे जाता है तो उसका छोटा भाई नीरज घर पे आता था। घर से ही अक्सर वो लोग सब सामान बना के दुकान पे लेके जाते थे और दुकान पे वहाँ पे बेचते थे। सब चीज़ उसी से खर्चा चलता था। अचानक जो उनकी माँ थी, उनको भी प्रॉब्लम आ गया, उनको भी डॉक्टर के पास इस हॉस्पिटल में उस हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ता था। इससे होता ये था कि जो संतोष की बीवी चंपा थी, वो अक्सर संतोष से झगड़ा करती थी कि हम इन लोगों से दूर हो जाते और तुम अपना दुकान खोल लेते तो बहुत अच्छा रहता। कम से कम इन लोग का झंझट साथ में नहीं लेके चलना पड़ता, इन लोग को देखना नहीं पड़ता। तुम्हारी माँ को देखो, हमेशा मैं ही देखती हूँ, उनका दर्द, उनका दवा, उनका साथ, सब चीज़ मैं ही करती हूँ। तुम अपना छोटा भाई का शादी क्यों नहीं कर देते, जिससे उसकी बीवी आती तो तुम्हारे माँ को देखती। लेकिन संतोष बहुत अच्छा रहता है। वो अपने बीवी को, चंपा को समझाता है कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो और तुम ऐसा बात करोगी तो बाद में घर वालों पे कैसा असर होगा। मेरे पिता तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो चले गए, वही हम लोग को देखते थे। सब चीज़, जो भी चीज़ बना है इस घर में, या ज़मीन है या पैसे हैं, सब अपने पिता का बनाया हुआ है, मैं कुछ नहीं बनाया हूँ। और मेरी माँ इस हालत में है तो तुम थोड़ा बहुत सेवा नहीं करती हो, उससे ज़्यादा बोलती हो। संतोष से और चंपा से अक्सर झगड़ा होते रहता था और एक दिन इतना ज़्यादा झगड़ा हो जाता है कि चंपा संतोष की माँ से भी झगड़ा करने लगती है कि आप इस हालत में पड़ी हैं, मैं आपका सेवा कैसे करूँगी, और आप लोग तो बस मुझे नौकरानी बना के रख दिए हैं, मैं जैसे कि इस घर में बहू बन के नहीं, नौकरानी बन के आए हूँ। ये सब झगड़ा होने के बाद संतोष की माँ को भी बहुत अंदर से आहट होता है कि देखो मेरी बहू कैसे कैसे बातें कर रही है। कुछ दिनों बाद वो भी बेचारी इस दुनिया छोड़ के चली जाती है। फिर संतोष हो जाता है घर का मालिक, क्योंकि अब उसकी माँ भी नहीं है और उसके पिताजी भी नहीं है। अब संतोष सब घर भी देखता था, दुकान भी देखता था। छोटा भाई नीरज पढ़ाई भी करता था, दुकान भी चलाता था।
बाद में ये आया कि दुकान पे अब संतोष जाना बंद कर देता है, घर में ही रहता है, क्योंकि संतोष को भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो चुका था, वो भी हॉस्पिटल जाता था आता था। इधर छोटा भाई जो था नीरज, उसको पढ़ाई में प्रॉब्लम होने लगा, उसको एग्जाम का डेट आ गया। फिर अपने भाई संतोष से बोला कि भैया आप शॉप चलाइए, दुकान देखिए, और मेरा एग्जाम का टाइम आ गया, अब मेरे को अपने स्कूल जाना पड़ेगा, कॉलेज जाना पड़ेगा। संतोष बोला कि मैं भी दुकान नहीं चला सकता और दुकान बंद कर देते हैं। नीरज भी उसकी बात मान जाता है और बंद करके नीरज चला जाता है पढ़ाई करने, क्योंकि नीरज ज़्यादा दुकान पर रहता था, नीरज ही सब दुकान की सब चीज़ देखता था। अब जब नीरज ही नहीं रहेगा तो दुकान चलाएगा कौन। नीरज दुकान बंद करके चला जाता है, संतोष भी घर में पड़ा रहता है। फिर संतोष हॉस्पिटल जाता है। फिर बाद में एक रिपोर्ट आता है, डॉक्टर बोलते हैं कि संतोष संतोष तुम्हें टीबी का बीमारी है, अभी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन अगर दवा होगा तो तुम्हारा ये बीमारी दूर हो जाएगा। फिर होना क्या था, घर में कोई कमाने वाला नहीं रहता, संतोष भी घर में बैठ जाता है और जो थोड़े बहुत पैसे रहते हैं उसी पैसे से इन लोग का गुजारा हो रहा होता है। और इधर उसकी बीवी चंपा रोज झगड़ा करती है कि तुम कमाने नहीं जाते, तुम दुकान पर नहीं जाते, अब तो तुम ऐसा हो गया है कि तुम बच्चों को भी पढ़ाई रुकवाने के चक्कर में हो, तुम क्या करोगे, तुम्हारे साथ में मेरे को नहीं रहना है। लेकिन संतोष बोलता था कि बस कुछ महीनों कुछ दिनों की बात है, मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा, फिर मैं दुकान पे जाने लगूंगा, नहीं दुकान पे जाऊंगा तो कुछ और काम करूंगा, लेकिन तुम मेरे से झगड़ा मत करो। नीरज कभी कभी फ़ोन करता तो अपने भाभी को भी समझाता कि भाभी अभी जैसा भी हालत चल रहा है चलने दीजिए, मैं कुछ महीनों में आऊँगा तो सब चीज़ सही हो जाएगा, फिर से मैं दुकान चलाऊँगा। लेकिन चंपा थी, चंपा को ये सब चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि घर में अब पहले जैसे पैसे नहीं आ रहे थे, पहले जैसे सब चीज़ नहीं था, क्योंकि दुकान भी बंद हो गया था, कोई कमाने वाला भी नहीं था। नीरज भी बेचारा जो उसका देवर था वो भी घर पर नहीं था, और उसका पति था, उसको ऑलरेडी टीबी का बीमारी हो चुका था। फिर एक दिन सुबह सुबह की बात है, चंपा अपना कपड़ा पैक कर रही होती है, उसी टाइम संतोष आता है और बोलता है कि क्या हुआ, क्यों तुम कपड़ा पैक कर रही हो। वो बोलती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है। संतोष रोने लगता है, बोलता है कि मुझे बीमारी हो गया, मुझे ये प्रॉब्लम आ गया है, तो तुम मुझे छोड़ने की बात कर रही हो। वो बोलती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें बीमारी है या इसके लिए नहीं, तुम अपनी जिम्मेदारियां कभी भी समझे नहीं, तुमने कभी भी अपना फर्ज निभाया नहीं, ना पति होने का, ना पिता होने का, ना घर का बड़ा बेटा होने का। घर में माँ बाप थे तब सब चीज़ ठीक था, वो लोग खिलाते थे, वो लोग सब चीज़ देखते थे। वो लोग चले गए तो तुम घर के बेटा बड़े हो, तुमसे तो कुछ भी होता नहीं है, तुम तो घर में सामान भी नहीं लाते हो, क्या हम लोग भूखे मरेंगे। मैं तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ और अपने बच्चे लोग को भी अपने साथ लेके जा रही हूँ। संतोष रोने लगता है और अपने बीवी के पैरों में गिर जाता है और बोलता है कि तुम मुझे इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती हो, कैसी बीवी तुम हो, तुमको पता है कि तुम्हारे पति को ऑलरेडी बीमारी है, मैं कब मर जाऊंगा, कब इस दुनिया से चला जाऊंगा, कोई नहीं जानता है, और तुम इस हालत में छोड़ने की बात कर रही हो। ज़रूर तुम्हारी माँ ने ही तुमको सिखाया है, तुमको चढ़ाया है, तुम्हारी माँ को मैं समझ लो फ़ोन पे अच्छा नहीं बोलूँगा, एक बार ज़रूर बात करूँगा। उस टाइम संतोष उसकी माँ को फ़ोन लगाता है और बोलता है कि आपने बेटी को क्या सिखाया है, क्या बताया है कि आपकी बेटी ऐसे ऐसे बोल रही है। संतोष की सास भी संतोष को बहुत उल्टा पुल्टा बोलती है कि जब कमा नहीं सकते तो शादी क्यों की, जब खिला नहीं सकते तो बच्चे पैदा क्यों किया। संतोष और रोने लगता है अपने बीवी की बातों पे कि सब चीज़, कम से कम उसकी सास तो उसके घर में नहीं रहती है, उसकी बीवी उसके साथ में रहती है, तो इसको समझना चाहिए, लेकिन इसकी बीवी भी उसको नहीं समझती है। फिर बाहर गाड़ी लगा रहता है, चंपा जाके गाड़ी में बैठ जाती है, अपने बच्चों को भी बोलती है बैठने के लिए। संतोष हाथ जोड़ के बोलता है कम से कम मेरे बच्चों को यहाँ पर रहने दो, मैं उनके बगैर कैसे रह पाऊँगा। लेकिन चंपा बोलती है कि तुम्हारे घर से कोई भी मतलब नहीं है और मैं जा रही हूँ और तलाक का नोटिस भेजूँगी, तुम मुझे तलाक दे देना, मैं तुम्हारे घर में वापस कभी भी नहीं आऊँगी जब तक जिंदा रहूँगी। संतोष रोते रोते वो गाड़ी को और देखते रहता है, गाड़ी जाने लगता है। संतोष मन मन में ही सोचता है कि काश वो गाड़ी रुक जाता, कुछ सामान छूट जाता चंपा का, जिसे दोबारा लाने के लिए चंपा घर में आती तो शायद मैं दूसरी बार उसको मना लेता है, अपने बच्चे लोग को समझा देता। लेकिन वो गाड़ी नहीं रुकती है, वो चली जाती है और संतोष के आंखों से आंसू बहते रहते हैं।
फिर संतोष घर में अकेला हो जाता है। कुछ दिनों बाद उसका भाई का फ़ोन आता है। संतोष रो रो के सब बात बताता है कि ऐसी ऐसी बात है, मेरा भी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी भाभी भी मेरे को छोड़ के चली गई, बच्चे लोग को भी लेके चली गई। लेकिन उसका भाई नीरज बोलता है कि भैया तुम धैर्य रखो, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ और सब चीज़ आऊँगा तो ठीक हो जाएगा। 4 महीने बाद जब नीरज वापस घर पे आता है तो देखता है उसके भाई की हालत बहुत ख़राब है। वो लेटा हुआ है। कोई साइड का बाजू वाला घर लोग उसको खाना दे देता था, उसको देखने वाला भी कोई नहीं था। फिर अपने भाई को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेके जाता है और कुछ दिनों में उसका भाई का थोड़ा बहुत तबीयत ठीक होता है। फिर नीरज बोलता है कि भैया हम लोग फिर से अपना दुकान चलाएंगे, अपना शॉप चलाएंगे। हमारा शॉप चलता था तो कितना अच्छा से हम लोग रहते थे, हमारे बाबूजी वो शॉप चलाते थे। आज बाबूजी नहीं है, आज माँ नहीं है, तो हम लोग की हालत ऐसी हो गई है। बस आप भैया थोड़ा सा हिम्मत रखिए तो हम लोग शॉप को फिर से ओपन करेंगे। संतोष बोलता है नीरज से, अब शॉप में क्या रखा है, अब नई नई वहाँ पे शॉप खुल गई है, नई नई दुकानें खुल गई है, अब हम लोग को कौन पहचानता है। नीरज बोलता है कि लोग पहचानते से नहीं आते भाई, लोग अच्छा चीज़ देख के आते हैं। जब हम लोग अच्छा चीज़ खिलाएंगे, अच्छा चीज़ बनाएंगे, लोग फिर से हमारे पुराने जो ग्राहक हैं फिर से हमारी शॉप पे आने लगेंगे। अब संतोष नीरज का बात मान जाता है। फिर से दोनों भाई मेहनत करने लगते हैं और मेहनत कर करके फिर से शॉप को खोलते हैं उसी जगह पे, उसी शॉप में, और चलाने लगते हैं। पहले से जो आदमी नीरज को जानते थे वो नीरज को देखते हैं कि फिर से शॉप इसका खुल गया है, फिर नीरज की दुकान पे जाने लगते हैं। ऐसे ऐसे कर करके फिर अच्छा हो जाता है और करीब 2 साल का वक्त बीत जाता है और नीरज और संतोष लोग खूब अच्छे से पैसे कमा रहे होते हैं। अब पैसे की भी कमी नहीं रहता है और वो लोग अपना एक बाइक ले लेते हैं जिससे संतोष घर पे आता था और संतोष घर से ज़्यादातर सामान बनवा के लेके जाता था। क्योंकि नीरज को मालूम था कि मेरे भाई का तबीयत थोड़ा ख़राब है, इसके लिए उसको दुकान पे ज़्यादा नहीं बैठाता, उसको घर पे जाओ और घर से कुछ ज़रूरी सामान बस लेके आओ। नीरज पूरी दिन पूरा रात दुकान पे डटे रहता था। संतोष का काम बस यही रहता था कि घर से आओ, कुछ सामान है तो बाजू वाले से बनवा लो, पैसे दे दो, सामान लेके आ जाओ। अपने भाई पे ज़्यादा बोझ नहीं डालता था। लेकिन नीरज को भी मालूम था कि मेरा भाई उदास रहता है, ऐसे चुपचाप बैठे रहता है। एक दिन नीरज बोलता है कि भैया आप क्यों भाभी को लाने नहीं जाते, एक बार जाओ भाभी को लाने के लिए, बच्चे से मिलने के लिए जाओ। संतोष रोते हुए बोलता है कि नहीं, वो बोल के गई है कि मैं कभी इस घर में आऊँगी नहीं और तुमको तलाक दे दूँगी। मैं जाऊँगा फिर से वो क्या क्या बोलेगी मैं सह नहीं पाऊँगा। नीरज बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, आप ये मिठाई लीजिए। 2 केजी नीरज मिठाई देता है, बोलता है बच्चों के लिए, और पैसे देता है, ये बच्चों को पैसे दे देना और भाभी को पैसे दे देना, अगर वो आए तो लेके आना, नहीं आए तो उधर छोड़ देना। फिर संतोष अपने भाई के कहने पे बाइक उठाता है, सुबह सुबह अच्छे से दाढ़ी शेविंग करता है, थोड़ा अच्छा कपड़ा पहनता है। अब पहले जैसा संतोष हो गया था जब उसके पिताजी काम करते थे और पिता के पैसे पे जैसे आदमी ऐश करता है, वैसे संतोष अभी अपने भाई के कामों में, अपने भाई के पैसों पे ऐश कर रहा था। खूब अच्छा सा कपड़ा पहनता है संतोष और गाड़ी उठाता है और गाड़ी से चला जाता है। जब अपने ससुराल जाता है तो उसके ससुराल में उसके साले लोग घर के बाहर निकलते हैं, संतोष को देखते हैं तो संतोष को बोलते हैं कि आइए अंदर बैठिए। संतोष अंदर बैठता है, संतोष को पानी वानी सब पिलाते हैं। फिर संतोष बोलता है कि चंपा किधर है, तो उसके साले साहब लोग कुछ नहीं बोलते हैं। फिर संतोष दूसरी बार बोलता है कि क्या हुआ बताइए। तब उसके साले लोग बोलते हैं कि चंपा जो हमारी बहन है वो अच्छी नहीं है और हमारी माँ भी अच्छी नहीं है। आपके घर से आने की वजह मेरी माँ है और चंपा है। मेरी बहन है तो क्या हुआ, मेरी माँ ही उसको चढ़ाती थी, इसको वजह से चंपा आपके घर को छोड़ के यहाँ पे आ गई और मेरे घर पे भी आई चंपा तो मेरे घर में भी झगड़ा करने लगी और मेरी माँ भी झगड़ा करने लगी। इसके वजह से मैं अपने माँ को भी घर से निकाल दिया और चंपा को भी, अपनी बहन को भी घर से निकाल दिया। मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन अब वो लोग कहाँ रहते हैं, किस हालत में रहते हैं हम लोग को मालूम नहीं। ऐसे लोगों से हम लोग दूर रहते हैं। आप जैसे अच्छे इंसान की वो लोग कदर नहीं किए तो मेरा क्या है। यह सब बात संतोष सुनता है तो थोड़ा नर्वस हो जाता है। बोलता है फिर भी आपकी माँ थी, आपकी बहन थी, मेरा क्या है, मैं तो उन लोगों को बगैर भी जिंदा रह रहा हूँ और रह लूँगा, लेकिन आप तो उसके भाई हैं। वो लोग बोलते हैं कि अगर वो लोग सही में कुछ होते तो अपने पति को नहीं छोड़ते, मैं तो भाई था। फिर संतोष पता लगाता है धीरे धीरे आजू बाजू लोग से कि वो लोग कहाँ पर रहते हैं। फिर पता लगता है कि वहीं से 15 किलोमीटर दूर एक शहर है, वहीं पे लोग किराए का रूम लेके एक रूम में वहीं पे रहते हैं लोग।
संतोष गाड़ी उठाता है और चला जाता है। घर के बाहर खड़ा होकर संतोष जब डोर बजाता है तब उसकी बेटी अंदर से निकल के आती है और देखते ही अपने पापा को पहचान जाती है और दौड़ के अंदर जाती है, अपनी माँ को बोलती है कि माँ माँ पापा आए हैं, बाहर खड़े हैं। चंपा दौड़े हुए आती है। ऐसा लगता है कि चंपा कई दिनों से खाना नहीं खाई है और आके संतोष के पैरों में गिर जाती है और रोने लगती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। संतोष भी उस टाइम रोने लगता है और बोलता है कि क्या हुआ, पहले तुम उठो, बताओ तो क्या हुआ। चंपा बस एक ही बात बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। उसकी माँ भी आती है, वो भी हाथ जोड़ के चंपा की माँ खड़ा हो जाती है। अब बोलती है कि दामाद जी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। संतोष अपनी बीवी चंपा को उठाता है और वहीं पे साइड में चारपाई पे बैठाता है और बोलता है कि बताओ बात क्या हुआ, तुम लोग ऐसे यहाँ पे कैसे रह रहे हो, तुम लोग को तो घर पर आना चाहिए। फिर चंपा बताती है कि मैं जब आपके घर से आई तो मैं वहाँ पर रहती थी, वहाँ पे झगड़े होने लगे तो मेरे भाई और मेरी भाभी लोग ये समझती थी कि मेरे वजह से झगड़ा हो रहा है और मैं अपनी माँ को चढ़ा रही हूँ या माँ मेरे को चढ़ा रही है। इसके लिए भाई और भाभी ने दोनों सब लोग मिलकर मेरे को और माँ को घर से बाहर निकाल दिए। आज हम लोग 1 साल से यहीं पर रहते हैं। आपसे बिछड़े तो 2 साल हो गया, 1 साल मैं अपने घर पे थी और 1 साल से हम लोग यहीं पर रहते हैं। कभी खाना मिलता है, कभी खाना नहीं मिलता है, मजदूरी करके खाना खाते हैं। संतोष रोने लगता है। संतोष बोलता है कि जब इतना प्रॉब्लम था तो तुम एक बार अपने घर पे आती, तुम तो आई नहीं। फिर चंपा रोते हुए बोलती है कि मैं भी यही सोच रही थी कि शायद कभी आप एक बार ज़रूर घर पे आओगे, मेरी गलतियों को भूलकर, मेरे नादानियों को भूलकर। संतोष भी यही बात बोलता है कि तुम एक बार आई होती तब देखी होती। अभी चलो जो भी चीज़ हो गया, मैं सब तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर दिया, अब तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर पे रहो। फिर अपने सास को, अपने बीवी को, अपने दोनों बच्चों को उठाता है, एक टेम्पू लेके आता है, टेम्पू में उन लोगों को बैठाता, अपने बाइक से जाता है। पहले इन लोग अपने शॉप पे लेके जाता है। शॉप पे जाती है, चंपा देखती है तो बहुत खुश होती है। वहाँ पे देखती है कि उसका देवर नीरज शॉप चला रहा है और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और रोने लगती है और जाके नीरज से बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसी ऐसी गलती की। नीरज बोलता है भाभी माफ़ी की कोई बात नहीं है, आप बस घर में जाओ, मैं शाम को आता हूँ, शाम को हम लोग बात करेंगे। फिर वहाँ से चंपा को, अपनी सास को संतोष घर पे लेके जाता है और सारी बात बताता है कि ऐसा ऐसा बात था, अगर मेरा भाई नहीं होता तो आज मैं शायद जिंदा नहीं होता। फिर चंपा फिर से माफ़ी मांगती है, बोलती है कि मैं कभी भी कुछ भी हो जाए आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर पति के घर में 1 रुपये का भी कुछ चीज़ मिल रहा है ना तो वो सही मिल रहा है। कम से कम पति ताना तो नहीं देगा, लेकिन अगर 5 रुपये का भी मायके में मिलेगा तो कोई लोग ताना जरूर देगा। सेम यहाँ पे भी चंपा के साथ में हुआ। यहाँ पे अगर वो अपने पति का थोड़ा बहुत भी ख्याल रखी होती, कुछ महीने और सही होती, देखी होती, तो शायद सब चीज़ ठीक हो जाता और उसको 1 साल दर दर भटकना नहीं पड़ता और उसके मायके में भी उसके भाई लोग से, भाभी लोग से छूटता नहीं, उन लोग का रिलेशन अच्छा रहता। इसीलिए बोलते हैं कि अगर अपने पति के साथ में चटनी भी मिल रहा है तो खा लेना चाहिए और मायके का चिकन मटन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मायके में अगर आप 2 दिन रह जाओगी, 4 दिन रह जाओगी शादी के बाद तो ऐसा ही होता है। सेम चंपा के भी साथ में हुआ। 1 साल तो वहाँ पे वो अच्छा से रही, फिर 1 साल बाद ऐसे दुत्कार के निकाला जैसे कि कोई जानवर को भी नहीं दुत्कारता है। फिर संतोष बोलता है सब गलतियाँ माफ़ कर दिया, तुम बस दोबारा ऐसा कुछ गलती नहीं करना। फिर शाम को नीरज आता है। नीरज भी अपने भाभी को समझाता है कि ज़िंदगी में सबके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है। भैया के भी ज़िंदगी में वही सब चीज़ आया। बाबूजी थे तब तक हम लोग को देखते थे, अब बाबूजी के, माँ के जाने के बाद आपका फ़र्ज बनता है, क्योंकि आप इस घर के सबसे बड़ी बहू हैं तो आपको घर देखना चाहिए था, लेकिन आप ही ने जब ऐसा कर दिया और मैं तो घर पे था नहीं। फिर चंपा रोने लगती है और सबसे माफ़ी मांगती है। फिर सब लोग खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं। फिर उसके 2 दिन बाद संतोष भी अब दुकान पर जाने लगता है, क्योंकि चंपा घर का सब काम कर लेती थी और दुकान का भी सब सामान बना दिया करती थी। अब संतोष और नीरज उस दुकान को बहुत अच्छे से चला रहे होते हैं और उनके बच्चे स्कूल टाइम पे जा रहे होते हैं। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिए। और इस कहानी से आप लोग को क्या सीख मिली अपनी राय ज़रूर दीजिए। हमारा मकसद किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना है और लोगों को सचेत करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं।
धन्यवाद।